सुनिए आपके पास आता हूँ, आपने अभी देखा होगा तो पूरा तो सुन लिया आपने जो ताजा, और आप लगातार निगाह नजर रखते ही रखते हैं, बहुत बारीकी के साथ में आप इन चीजों पे वॉच करते हैं और फिर टिप्पणियां करते हैं। अब फिर देखिए अभी ये एक आया है, एक टिप्पणी आई है डोनाल्ड ट्रंप की, एक माफ कीजिएगा ट्वीट आया, ये देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये ट्रंप का एक ट्वीट है, आ गया, ये देखिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि वे सभी देश जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के कारण अभी जेट ईंधन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। मेरे पास आपके लिए सुझाव है, मैंने इस पर अभी बात भी की थी, यही पूछ रहा था मैं वोरा जी से, और उन्होंने उसमें टिप्पणी की, पहला अमेरिका से खरीदें, हमारे पास भरपूर है, दूसरा थोड़ी हिम्मत जुटाइए, उस जल मध्य डमरू तक जाइए और बस उसे अपने नियंत्रण में ले लीजिए। आपको अब खुद के लिए लड़ना सीखना होगा, अमेरिका अब आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे आप हमारे लिए नहीं आए थे। ईरान लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है, कठिन हिस्सा खत्म हो चुका है, जाइए और अपना दिल खुद हासिल कर लीजिए। अब इस तरह का जो है, मतलब कहीं से कहीं तक छोड़ने को तैयार नहीं है। और क्या ईरान हो गया है तबाह? कहां ईरान तबाह हो गया, तबाही मचाए हुए, और उसने अपने प्रतिकार करना आवश्यक था, उसके लिए युद्ध आपने शुरू किया था, हमने जो जहां से, तो ये जो सारी की सारी बाजी का उलट जाना और ये टेस्ट मैच में तब्दील हो जाना, और अब जो निकल रहा है सर, क्या इस पे आप क्या पा रहे हैं? और भारतीय जो हम परिवेश में बात करें तो हमारे लिए कितने और संकट गहरे होने वाले हैं, जो भी बता रहे थे, कितना कल से महंगा हो रहा है सब कुछ, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब पर एक आपका नोट सर, सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। नहीं, स्थिति तो बहुत ही विकट है, और ईरान ने जिस तरीके से एक साहस दिखाया है और रिटेलिएट किया है, वो अद्भुत है। दूसरी चीज कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ट्रम्प साहब ने तो सबके लिए बता दिया। वो ब्रिटेन से कह रहे हैं कि आप हमसे तेल खरीद लीजिए और या आप हॉर्मुज को खुलवा लीजिए। यही नहीं, उन्होंने खाड़ी के देशों से कहा है कि जो युद्ध पे खर्चा हुआ है यूएस का, उसका भुगतान कीजिए। $20 बिलियन डॉलर, मतलब कई लाख करोड़ रुपया हमारी मुद्रा में। वो कह रहे हैं कि सबको देना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ाई वो अपने लिए नहीं, ट्रम्प का कहना है कि लड़ाई वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, इन देशों के लिए लड़ रहा है जो खाड़ी के देश है। तो ट्रम्प का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। हाँ, ट्रम्प का जो नुकसान होगा अभी, जैसे अगर उन्होंने अपने सैनिक उतार दिए और सैनिक मारे गए, जिसकी पूरी की पूरी आशंका है। ईरान का जो भूगोल है, ईरान की जो स्थितियां हैं, ईरान की जो पकड़ है, वो इस कदर है कि उसको अमेरिकी सैनिकों के लिए बहुत आसान नहीं होगा। होर्मुज नहीं खुलवा सकते, इनके बूते का नहीं है। और यह मैं इस आधार में भी आपको कह सकता हूं कि अगर आप इतिहास में जाइए तो 1956 में स्वेज नहर को भी मिस्र ने कब्जा किया था। मिस्र ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस पर ही पश्चिमी देशों ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, और ब्रिटेन और फ्रांस ने तो बाकायदे इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया। आज भी स्वेज नहर मिस्र के कब्जे में है और कल भी रहेगी। यही स्थिति होर्मुज की है। होर्मुज पे ईरान का पूरी तरह से नियंत्रण है। होर्मुज के जो उत्तरी किनारा है, उस पर उसकी बहुत ही मजबूत सैन्य उपस्थिति है, वहां किसी का जाना मुश्किल है। और कोई सोचे कि हम ताकत के बल पर ले लेंगे, ताकत के बल पर आप नहीं ले सकते उसको। और होर्मुज को पहली बार ईरान ने नहीं बंद किया है, अतीत में भी वो बंद कर चुका है। जब भी खाड़ी के देशों में संघर्ष हुआ, उसने होर्मुज का प्रयोग एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया और सफलतापूर्वक किया। इस युद्ध को शुरू करने की जिम्मेदारी आरोप आप ईरान पर नहीं लगा सकते। ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की। इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने और इजराइल ने की है। और इसके कारण, इस युद्ध के कारण जो दुनिया के सामने अस्थिरता का माहौल बना है, दुनिया के सामने असुरक्षा का माहौल बना है, दुनिया के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ है, और दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है। इसका समाधान आप किसी अन्य स्रोत से नहीं कर सकते हैं। जिन चीजों के लिए पूरी दुनिया खाड़ी के देशों पर निर्भर है, वो प्राकृतिक संसाधन है। वो ऐसा नहीं है कि इस कारखाने में नहीं बनता, इस फैक्ट्री में नहीं बनता, चलो एक नई फैक्ट्री हम खोल देंगे, नई जगह पर उसका उत्पादन शुरू कर देंगे। दुनिया में जितना प्राकृतिक नेचुरल गैस की आवश्यकता है, जितना एलपीजी की जरूरत है, जितना तेल की जरूरत है, 40% इसी इराक, ईरान, सऊदी अरब से निकलता है। 40%।
और जो पूरी पूरी दुनिया का जो इन खाड़ी के देशों से निर्यात होता है दुनिया के देशों में, उसका 20% परिवहन हॉर्मुज से होता है। कौन सा रास्ता निकाल देंगे आप? कहां से लेके जाएंगे? लाल सागर का एक रास्ता जो ये लोग सोच रहे थे, वहां हूती की बहुत मजबूत उपस्थिति है, जो यमन के विद्रोही है, उनसे भिड़ने की ताकत अभी लोगों के पास नहीं है। और हूती का क्या बिगड़ेगा? आपका तो टैंकर डुबो देगा, क्या कर लोगे आप? और परिवहन, कमर्शियल परिवहन 13% वहां से होता है, 20 और 13%। हाँ, जी। तो आप मान लीजिए कि आप ये जो हॉर्मुज है, ये सस्ता भी है, सुरक्षित भी है। लाल सागर का रास्ता लंबा है, उसमें जो परिवहन का व्यय है वो बढ़ जाता है। तो स्थिति है कि ये हालात तो पैदा किया अमेरिका और इजराइल ने, और ये इस स्थिति पर लाने का आप सोचिए कि हुर्मुज को ईरान ने पिछले 40 सालों से वह आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन उसने नहीं बंद किया। आज जब आपने हमला कर दिया, उसके संप्रभुता के ऊपर खतरा पैदा हुआ, तो उसने बंद कर दिया। और आप इसके लिए उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आप आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, आर्थिक प्रतिबंध अगर जायज ठहरा सकते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना ईरान का यह कैसे गैर वाजिब हो गया? क्यों गैर कानूनी हो गया? आर्थिक प्रतिबंधों से नुकसान किसको हो रहा है? आम नागरिकों का, ईरान के सामान्य नागरिकों का। उस ईरान की अर्थव्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी। आज अब ईरान की अर्थव्यवस्था कहां पर एकदम रसातल में पहुंच गई है। अगर वह एक ऐसा राष्ट्र न होता, या उसके नागरिकों में यह लड़ने की या जूझने की क्षमता नहीं होती, तो कहां से कहां पहुंचा दिया था आपने। आज एक डॉलर की कीमत ईरानी मुद्रा में कितना है, सोच लीजिए आप। लेकिन कभी भी पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने इसके बारे में नहीं सोचा। वह जब अगर आपने उनके नागरिकों को परेशान, तब तक हॉर्मुज नहीं बंद किया था, अब उन्होंने बंद कर दिया, कहा नहीं। और अब वसूल कर रहे हैं, वो अरबों डॉलर वसूल कर रहे हैं वो मालवाहक पोतों से, आपको देना पड़ेगा। अपना तेल ही बेच रहे हैं। सोचिए कि अमेरिका की कितनी बड़ी विफलता है कि जिस अमेरिका के तेल के व्यापार पर आपने प्रतिबंध लगा रखा था 40 साल से, उसी ईरान के तेल को खरीदने की पूरी दुनिया को आपने छूट दे दिया कि आप खरीदिए, जितना चाहिए उतना खरीद लीजिए। क्या स्थिति बन गई? हालत तो ये बन गया ना। तो वही स्थिति हमारे साथ भी है। हमने ईरान के साथ 2019 से हमने तेल लेना बंद किया, घटा दिया एकदम, और आते आते बंद कर दिया। क्यों तेल लेना बंद कर दिया आपने भाई? आपका क्या नुकसान हो रहा था उसमें? भारत का क्या नुकसान था? ईरान आपको भारतीय रुपए में तेल बेच रहा था, सस्ते दर पर तेल बेच रहा था, भंडारण की क्षमता विकसित करने की बात कर रहा था। अगर वो रिश्ता आज ईरान के साथ आपको होता, तो तेल की आपूर्ति भी होती रहती और हॉर्मुज भी बंद नहीं होता। हॉर्मुज की स्थिति तो बन गई क्या, जो आपको भी उसने उस श्रेणी में नहीं रखा कि नहीं आप लगातार आप आते जाते रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। एक एक जहाज के ऊपर उनका परमिशन मिलती है। क्यों कर दिया आपने? स्थिति यह है कि मैं खाड़ी के देशों से तेल का निर्यात करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, आयात करने वाला। एलपीजी आप वहां से मंगाते हैं, एलएनजी आप वहीं से मंगाते हैं, ईरान से, इराक से, कतर से, सऊदी अरब से। यही तो आपके देश है जिनसे आप आयात करते हैं। ईरान के साथ ये संघर्ष चल रहा है, बाकी देशों का उत्पादन ठप हो गया और हॉर्मुज उठा के बंद कर दिया ईरान ने। आपके सामने अलग के संकट हो गया। अब स्थिति यह है कि आप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका, अर्जेंटीना और वेनेजुएला पर निर्भर हैं, और इन तीनों का तेल बहुत महंगा है जो आप ईरान से ले रहे थे। परिवहन महंगा है। रूस जो आपको तेल सस्ते दरों पर दे रहा था, वह प्रीमियम रेट पे दे रहा है। कहां आप देश को कहां से कहां पहुंचा दिए? तो आज जो देश के सामने ऊर्जा का संकट पैदा हुआ, उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ठीक बात। स्थिति तो ये स्थिति तो ये बन गई। नहीं, अभी भी सच नहीं बता रहे हैं ना देश को। अभी भी आप जो फिर भी सच नहीं बता रहे हैं आप। जी, फिर भी सच नहीं बता रहे हैं।
हालत ये हो गई है कि आपने ये आज जो देश के सामने ऊर्जा संकट है वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। ईरान से तेल लेना क्यों बंद किया? आपने रसिया के साथ तेल लेना बंद क्यों किया? और आज आप सोचिए कि पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध खराब होने के कारण जो पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही थी, जिसके लिए आपको परिवहन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, एक भी पाइपलाइन नहीं बन पाई। नहीं नहीं। ईरान पाकिस्तान भारत का एक पाइपलाइन बननी थी, आज तक नहीं बन पाई हो। क्यों? कि पाकिस्तान बीच में हो, बनने नहीं दे रहा। इसी तरह से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का एक पाइपलाइन बिछनी थी, वो भी नहीं कंप्लीट हो पाया। समुद्र के रास्ते तेल लाना बहुत कठिन है और बहुत हाईली एक्सपेंसिव है। क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी स्थिति होगी कि आपकी नीतियां कहां से कहां लेके चली गई देश को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। निर्वाचन आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं टीएमसी के द्वारा, ये गंभीर आरोप है। अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहा है और एक दल विशेष के 11 उम्मीदवारों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो ये सामान्य बात तो नहीं है। कौन सा तरीका आपने अख्तियार किया हुआ है कि लोगों का नाम मतदाता सूची में डालने के लिए? अगर अगर कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का नाम नहीं है, उनको अपने अभिलेख जमा करने पड़ रहे हैं, कौन सा तरीका है आपने बना रखा है ये? और जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि बाहर के लोगों का नाम आप मतदाता सूची में शामिल करा रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। अभी तक बीजेपी ने इसे खंडन भी नहीं किया। और स्वाभाविक सी बात है कि एक निर्धारित समय के भीतर अविश्वसनीय रूप से एक बड़ी संख्या में लोग अपना नाम मतदाता सूची में डालना शुरू कर देंगे, उसके लिए आवेदन करने लगेंगे, तो सवाल पैदा होगा ही होगा। कैसे हो गया? आप एक आदमी अपना केवल आवेदन कर सकता है, वो अपना नाम दाखिल करने के लिए भारी संख्या में एक साथ आपने जमा कर लिया है। कैसे हो गया ये? तो और दूसरी चीज कि जो एक टीएमसी सरकार को घेरने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, भाई 3 बार की लगातार चलती चली आ रही सरकार है, तो कोई भी मुद्दा आपका काम नहीं आ रहा। जो घुसपैठियों का सवाल पैदा हो रहा है, उस पर सवाल नहीं पैदा हो रहा जो आपने खुद भी उठा दिया। भाई तो पिछले 1 दशक से तो आप सरकार में हो और सीमाओं की रक्षा करना आपका काम है। वो फिर आते आते आप देखिएगा वही होगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। और वो सांप्रदायिकरण की कोशिशें पश्चिम बंगाल में सफल होने वाली नहीं है, जितना मैं उस समाज को जानता हूँ। उत्तर भारत के कुछ राज्यों के, खासतौर से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन राज्यों के, उत्तराखंड, इन राज्यों के रहने वाले जो कुछ लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वो भी उनके बीच में ये हो सकता है कि उनका पोलराइजेशन हो जाए, होगा भी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो उनके मन में यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। दूसरी चीज की जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जिले हैं, उन जिलों में भी टीएमसी की अच्छी खासी तैयारियां हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि जो मतों के बिखराव की कोशिश में है या उससे फायदा पाने की कोशिश में है बीजेपी, उसका ही बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है। असम की स्थिति यही है। आप सोचिए कि सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी बोडोलैंड में केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी 11 सीटें उसने दे दिया है अपने सहयोगी दल जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को। वहां भी उसको सामना करना पड़ा है कि जो पिछले चुनाव में उसके सहयोगी थे, यूनाइटेड पीपुल्स यूनियन लिबरल फ्रंट लिबरल के नाम से वो उनका संगठन है, उससे वो अलग हो गया एनडीए के साथ, वो अलग चुनाव में है। तो बोडोलैंड में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और दूसरी चीज की कांग्रेस ने हेमंत शर्मा सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार किया। उनके ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। एक कांग्रेस के साथ साथ ये जो अखिल गोगोई की पार्टी है, राजगोर दल, वो, और असम जातीय परिषद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये तमाम राजनीतिक दलों का एक मजबूत संगठन तैयार किया और ये सभी के सभी संगठन मिल करके वहां अपना चुनाव अभियान को चलाए हुए।
भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे कांग्रेस और असम गण परिषद के जो से निकल करके आए हुए नेता हैं उन्हीं पर उनको भरोसा है। लेकिन ये जरूर है कि आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रचार अभियान चला रही है, और लेकिन वो कोई एक तरफा चुनाव है असम का, ये नहीं कर सकता। जो अभी तक कहा जा रहा था, जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कह रहे थे, अगर एक तरफा चुनाव था तो फिर विभिन्न राजनीतिक दलों से लोगों को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल बिल्कुल विभिन्न राजनीतिक नेताओं को अपने साथ लाने की क्या आपको आवश्यकता है? अब अपने बूथ लड़ लीजिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। लेकिन आज अभी तक कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश, असम जाति परिषद के नेताओं को लाने का, अपने साथ लाने की कोशिश, तमाम कोशिश जारी है। नहीं, खैर, तो असम की स्थिति ये हो गई, वहां भी वही घुसपैठ का मुद्दा। लेकिन आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल से तो असम में आप चुनाव आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपके 10 साल से सरकार है। आपने कितने लोगों की पहचान किया असम में जो घुसपैठिए थे? कितनों को आपने वापस किया? अब इतने सालों तक सरकार में रहने के बावजूद अगर आप कांग्रेस को ही टारगेट करेंगे तो लोग विश्वास तो नहीं करने वाले हैं, वो तो संभव नहीं है। और अब दूसरी चीज की जो इस चुनाव पे भी इसकी चर्चा है, जो ईरान का युद्ध है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार कर रही है? एक 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 तस्वीर रखती है कि चूंकि जो ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है वह खाड़ी के देशों में, खाड़ी में चल रहे युद्ध के कारण हुआ। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस युद्ध के दौरान जो सरकार की नीतियां हैं वो कितनी जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल सरकार की नीतियों के कारण से संकट कितना गंभीर हो गया, जिसपे सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं होती। आखिर गैस का संकट है तो क्यों है? आपको ये पता है कि रियल टाइम आयात से ही आप पूरे देश में गैस की सप्लाई कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में नेचुरल गैस के भंडारण के लिए, एलपीजी के गैस के भंडारण के लिए, एलएनजी के भंडारण के लिए आपने कौन से प्रयास किए? आप याद कीजिए, उन 2016 में सऊदी अरब ने प्रस्ताव किया था कि आप हमसे सस्ते दर पे तेल लीजिए, गैस भी लीजिए, तेल और उसकी भंडारण की व्यवस्था भी मैं आपसे करता हूं। यही भी कहा था कि हम अपना तेल आपके यहां भंडारण कर लेंगे। 10 साल हो गए, 1 दशक हो गया, कौन सी कार्रवाई आपने की? बिल्कुल गैस तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने की बात थी, कितना आप आगे बढ़ गए? तो इस सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है?